हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो इस इजराइल फिलिस्तीन जंग के दौरान और उसके बाद भी, सीज फायर के बाद भी मुसलसल उन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने शिरकत की है, जो चाहे मॉस्को, कराकास, तेहरान, इस्तांबुल जहां भी हुई। और उसके अलावा हाल ही में लेबनान, बेरूत में सैयद हसन नसरुल्लाह के जनाजे में उन्होंने शिरकत की है। और एक लंबे अरसे से वो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के। उन्होंने एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी फिलिस्तीन वाले इशू पर, इस वेस्ट एशिया पर लगाई हुई है और मुसलसल उसमें कोशिशें करते रहते हैं। आज जो हम बात करेंगे उनसे वो ये कि सीरिया में जो ये कत्लेआम हो रहा है वो क्या कुछ है, क्या ये अब से पहले सोचा जा सकता था कि इस हद तक होगा? और ये कि जो मुल्क अहमद अल शरा की सपोर्ट में बयान दे रहे हैं पिछले 3 दिन से, उसमें जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यानी सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, ये जो पूरा एक मुल्कों का ग्रुप है। उसके अलावा जॉर्डन, तुर्की और इजिप्ट, इन्होंने सबने सपोर्ट किया है कि अपने मुल्क की सिक्योरिटी बहाल करने के लिए जो भी अहमद अल शरा करे उसके हम साथ हैं। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि हजारों की तादाद में कत्लेआम किया जा रहा है अलावाइट शियाज का। उन्हें कुछ लोग शिया कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ अलावाइट कहते हैं। बहरहाल वो उनके मुखालिफ हैं और अलावाइट वही जो समुदाय है जिसके बशार अल असद थे। तो ये क्या कुछ है, इसके आगे क्या हो सकता है, आखिर इसका मकसद क्या है? सीरिया में इतना बड़ा कत्लेआम, अभी गाजा में हमने इतना बड़ा कत्लेआम देखा कि इजराइल के हमलों में लाखों लोग मारे गए। लाखों लोग मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे असेसमेंट कई तरफ से आए हैं और अभी भी डेब्री से वहां से लोग निकाले जा रहे हैं। अलग अलग तरीकों से हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। जंग बंदी उधर है, लेकिन यहां बगैर जंग के बेगुनाह लोगों को, घर में रहने वाले लोगों को दरवाजे तोड़ करके, निकाल करके उन्हें कत्ल किया जा रहा है। आखिर उसका क्या मकसद है, इस पर हम बात करेंगे। उधर ईरान ने कहा कि हम अमेरिका के साथ दबाव में आके बात नहीं करेंगे। वो जो ट्रंप ने कहा था कि हमने खत भेजा है, ईरान ने खत के लिए इनकार किया। उसके बाद ये कहा कि हम दबाव में आने वाले नहीं है। ये लीडर वहां के सुप्रीम लीडर का और वहां के फॉरेन मिनिस्टर का है। और वहां के स्पीकर ने तो कहा कि हमें लेटर की जरूरत नहीं है अमेरिका के। तो क्या कुछ है इस पूरे इलाके में, क्योंकि हालात बहुत ही फ्रेजाइल हैं। किस तरफ जाएगा ये पूरा इलाका, ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, मैं सीधे सीरिया पर जाना चाहता हूं, क्योंकि आप अभी उसके पड़ोस में बेरूत में होकर के आए हैं। क्या कहीं भनक थी, कहीं कोई इशारा था, कहीं कुछ ऐसा था जिससे ये समझा जा सके कि सीरिया में इतना बड़ा कत्लेआम होने जा रहा है? क्या कुछ है, आप क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले? धन्यवाद अहमद भाई फॉर डूइंग दिस प्रोग्राम, क्योंकि ये जो जेनोसाइड हो रहा है अलवी शिया क्रिश्चियंस का भी, ये मतलब दुनिया को अभी अभी बात अभी मीडिया में आने लगी है, वरना ये 7 मार्च से शुरू हो गया था। मैं भी बेरूत से, आपकी बात सही है, तब तो कुछ अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ बड़ा होने जा रहा है। मगर इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि मैंने सीरिया पे बहुत अभ्यास किया है। आई एम दी ओनली इंडियन राइटर, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट टू हैव गॉन टू सीरिया 5 टाइम्स। मैं 5 बार जा चुका हूँ जंग के दौरान, वॉर जोन में जा चुका हूँ। तो बहुत गहराई से मैं ये पूरे सीरिया के सवाल को भी जानता हूँ। और 2014 में जब आईसिस उभर कर आया था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि आईसिस, ये 2014 की बात कर रहा हूँ, जब लोगों को ज्यादा पता नहीं था कि आईसिस है क्या और कहाँ से आया है। तभी मैंने आर्टिकल लिखा था कि ये एक CIA, मोसाड, सऊदी, तुर्किश, कतारी पूरा क्रिएशन है। इजराइल ऑफ कोर्स, मोसाड और CIA, अमेरिकन CIA, ये लोग ने मिलकर ये पूरे आईसिस को बनाया है, ताकि आतंकवाद के नाम पे, क्योंकि वो टाइम पे इराक से अमेरिका को निकलना था, मगर निकलेगा कैसे? अगर आतंकवाद है तो मैं रहूंगा, जब तक आतंकवाद नहीं खत्म होता है तो मैं रहूंगा।
तो उन्होंने अबू बकर अल बगदादी जो बुक्का प्रिजन इराक में थे उसको छोड़ा उन्होंने, और अल बगदादी और जोलानी बहुत अच्छे दोस्त थे, वो साथ में लीडरशिप में थे आईसिस के और अलकायदा के। तो उसके बाद ये पूरी एक आर्मी, ये आतंकवादी संगठन ही पूरी की पूरी आर्मी है, मिसाइल्स, टैंक्स, फंडिंग, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये पूरा का पूरा उन्होंने आईसिस को तैयार किया था। और ये और बगदाद तक पहुंच गए थे, मोसुल को तो ले लिया था, मगर फाइनली इराकी आर्मी और हस्टल शाबी पीपल्स मोबिलाइजेशन यूनिट्स ने शिया, सुन्नी, ईसाई सबने मिलकर आईसिस को हरा दिया था। पॉइंट ये है कि अभी सीरिया में ये क्यों हो रहा है? ये क्लियर कट मामला है कि सीरिया को उनको पार्टीशन करना है। इसमें दो एजेंडा चल रहे हैं, एक तो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस जो इजराइल के तोरा में है, बाइबल में है, और दूसरा है ऑटोमन एजेंडा तुर्की का, उसको अपने ऑटोमन एम्पायर आगे वापस बढ़ानी है। ये दोनों के साठ घाट दोनों का कोऑर्डिनेशन हुआ है, तुर्की और इजराइल, अमेरिका, कतार, सऊदी, जॉर्डन, यूएई, ये सब ने मिलकर आज सीरिया को तहस नहस कर डाला है। ठीक है, आप थोड़ा रिवाइंड कीजिए। एक तो पहले बोल दूं कि जोलानी का जो बयान कल आया है कि मारो मगर रिकॉर्ड मत करो, मारो मगर रिकॉर्ड मत करो, ये तो अभी अखबारों में भी आ चुका है। ठीक है, और मैं लगातार ट्विटर पे जो अलग अलग सीरियन हमारे दोस्त है, केवो कर्मासियान, रिचर्ड मेडर्स, सीरियन गर्ल एक सुन्नी है जो रहती है ऑस्ट्रेलिया में, रिचर्ड मेडर्स लंदन में रहता है, केवो कर्मासियान भी क्रिश्चियन आर्मीन, ये सब पैदा हुए थे सीरिया में, मगर बहुत चिंतित है सीरिया का जो हो रहा है। ये कोई भी असद के उस किस्म के ब्लाइंड सपोर्टर नहीं थे, वो बोलते थे कि एक पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए, और असद वो कर भी रहा था। ओके, मगर वो मौका ही नहीं दिया उन्होंने देश को एकदम मतलब काट डाला है, टुकड़े कर डाले। तो पॉइंट इसके बड़े पैमाने पे असद के बारे में आपकी कोई भी राय हो, ठीक है, मगर आज वो लोग अलवी, शिया और क्रिश्चियंस को घर घर में जाके सिविलियन परिवारों को मार रहे हैं, और सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक सेल्फी मोबाइल लेकर खड़ा है, दूसरा आमने सामने 2 फीट दूर वो परिवार खड़े हैं, उनको डायरेक्टली गोली मार के मार रहे हैं, उनको जमीन पे कुत्तों की तरह चला रहे, बाद में सिर में गोली मार रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे नरसंहार, क्योंकि फिगर्स आर एनीवे बिटवीन 4,000 to 10,000, ये दोनों फिगर आ रहे हैं। अखबारों में तो 1000 का फिगर आ गया, वो एक मिनिमम फिगर है। अगर बड़े पैमाने पे वो लोगों ने अलवी को, और अलवियों के पास कोई हथियार नहीं है, जो बोलते कि अलवी सत्ता में थे और उन्होंने सीरिया चलाया है, उनको कुछ पता नहीं है सीरिया की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। असद की कैबिनेट में 99% सुन्नी थे, फाइनेंशियल इकोनॉमी पूरी की पूरी सीरिया के सुन्नियों के हाथ में, ये मुझे वहाँ के क्रिश्चियन दोस्तों ने बताया। ठीक है, अगर अलवी इतने पावरफुल होते तो आज उनके ये हालत नहीं होते। मिलिशिया ही नहीं उनके पास, कुर्दों के पास अपनी मिलिशिया अमेरिका का प्रोटेक्शन है, द्रूज के पास अपना मिलिशिया है, इजराइल का प्रोटेक्शन है। ओके, जो क्रिश्चियंस है, इस्माइली है, शिया और अलवी है, जो बोले जाते थे कि वही असद की सरकार को चलाते थे, आज उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, उनके पास कोई मिलिशिया नहीं है। तो वही समझ लो कि असद के टाइम पे एक्चुअली ये देश को चला रहा था। ठीक है, उसके साथ तो ये बोलना कि हम लोग इनको इसलिए मारे क्योंकि असद के सपोर्टर थे, रेमिनेंट्स ऑफ द असद रेजिम, ये पूरी की पूरी झूठी बात है। ये एक सेक्टेरियन वायरस है, ये अलकायदा, आईसिस और जबत नुसरा और HTS हयात तहरीर अल-शाम, जो पूरे इब्न तैमिया लाइन से आती है, ये जो शिया है और अलवी है, वो तो यहूदी और ईसाइयों से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, उनके आप बयान देखें कि जो बोलते हैं कि इसमें कोई सेक्टरियन एजेंडा नहीं है, उनके बयान आप देखें, उनके नारे आप देखें कि जो अलवी है और शिया है उनको कब्र में भेजेंगे, और जो ईसाई उनको यूरोप में भेजेंगे या बेरूट भेजेंगे। ठीक है, ये तो उनका सेक्टर, कोई सेकुलर एजेंडा से ये सब नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा एक कट्टर सेक्टेरियन एजेंडा के तहत ही पूरा काम हो रहा है। उसका फायदा किसको हो रहा है? फायदा डायरेक्टली इजराइल को हो रहा है, क्योंकि इजराइल का जो प्लान है, डिक्लेयर्ड प्लान है 1982 का, दी ओडेड यीनोन प्लान, कि अगर इजराइल को इस इलाके में पूरा का पूरा राज करना है, तो इस इलाके में जितने धार्मिक, एथनिक डिविजन है और सेक्टेरियन डिविजन है, मतलब इजिप्ट में आप एक मुस्लिम और एक कॉप्टिक क्रिश्चियन स्टेट बना दो। ठीक है,
बाद में सीरिया में आप शियाइट, अलवी, कुर्द, द्रूज और सुन्नी के 4 टुकड़े कर डालो। इराक के 3 टुकड़े कर डालो, ठीक है, शिया, सुन्नी और कुर्द। तो जितने अलग अलग डिविजन्स है ये पूरे इलाके में, वो छोटे छोटे टुकड़े कर डालो ताकि वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे और इजराइल पे सब डिपेंडेंट हो जाए। जैसे इजराइल बोल रहा कि मैं रूस को प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है। कुर्द और इजराइल का भी हम लोग जानते हैं रिश्ता है, क्योंकि कुर्द वाला सवाल अरबों ने आपस में डील नहीं किया, ओके, ना तुर्की ने उसको डील होने दिया। तो ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है सो कॉल्ड इस्लामिक उम्मा के, जो डेमोक्रेटिकली रिजॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए आज इजराइल ने ये सब फॉल्ट लाइन्स को स्टडी करके उसका फायदा लिया है। तो एक तो है ओडेडिनॉन प्लान ऑफ 1982, दूसरा है इजराइल का एक डॉक्यूमेंट है 1996 का, अ क्लीन ब्रेक फॉर सिक्योरिंग द रेलम, अ क्लीन ब्रेक, अ स्ट्रेटेजी फॉर सिक्योरिंग द रेलम। ये 1996 का डॉक्यूमेंट है कि जब ऑस्लो अकॉर्ड हो गया, और ऑस्लो अकॉर्ड का बुनियाद था लैंड फॉर पीस। ऑस्लो अकॉर्ड में जो नेगोशिएशन यासर अराफात ने किए बहुत बुरी तरीके से किया, उसकी फाइन प्रिंट बहुत ही खराब थी। मगर पॉइंट ये था कि जब वो साइन हुआ तो 99 में एक पैलेस्टीन स्टेट बनी थी 1967 बॉर्डर्स पे, वो बनी नहीं, ठीक है। तो मगर और जब यासर अराफात और इत्साक रबीन ने ये साइन किया क्लिंटन के व्हाइट हाउस में, तो उसके बाद इत्साक रबीन का एक कट्टर यहूदी येगाल अमीन ने उसका असैसिनेशन कर दिया था 94 में, ठीक है। इसके बाद शेरोन और नेतन्याहू की जो लाइन है कि ये पूरा करार को खत्म करो, ये हम लोग का बहुत बड़ी हार थी। तो उसमें था कि ये प्लान अभी पार्टीशन का आगे बढ़ाओ, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि सीरिया का अटैक का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हिजबुल्लाह ने हरा दिया इजराइल को 2006 की जंग में, पूरी की पूरी इजराइल की आर्मी आई थी 2006 में, ठीक है। 20 साल की आर्मी, फाइटर जेट, शिप्स, टैंक सबको लेकर आए, और 11 जुलाई को हमला शुरू हुआ और 14 अगस्त को सीजफायर हुआ और इजराइल हार गई वो जंग। उसके बाद इजराइल का क्लियर कट मामला था कि ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को तोड़ो और पहले तो सीरिया को अलग करो, ओके। तो उसमें उन्होंने पहले तो आप जो आज असद को डिक्टेटर बोल रहे हैं, यही वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसने बशर अल असद को पेरिस में 2007 में इनवाइट किया था 1 साल बाद, और असद को चीफ गेस्ट बनाया था पेरिस में, और उसको बोला गया कि ये डेमोक्रेटाइजर है, ये अरब वर्ल्ड का मॉडर्न फेस है, ओके। और बाद में असद के साथ उन्होंने निगोशिएशन की कोशिश की कि आप वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाइए, ईरान का साथ, हमास का साथ, फिलिस्तीनियों का साथ, हिजबुल्लाह का साथ आप सब छोड़ दो, सब सैंक्शन रह जाएंगे, आप वेस्टर्न वर्ल्ड के पार्ट बन जाओ। असद ने रिफ्यूज किया, क्योंकि बाथ पार्टी का एक अरब नेशनलिज्म का क्लियर कट एजेंडा है, उन्होंने कभी भी फिलिस्तीन का साथ छोड़ा नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब ये नहीं हुआ तो दूसरा एक एजेंडा सामने आता है इसी को जुड़ा हुआ, क्योंकि 2007 में बहुत सारा ऑयल एंड गैस मेडिटेरेनियन दरिया में मिला। ये का सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस मेडिटेरेनियन दरिया में मिला है, जो जिसमें हम लोग गाजा का भी $5 बिलियन का देख रहे हैं। सीरिया का कोस्ट लाइन उसमें सबसे ज्यादा बड़ा है, और सीरिया सबसे ज्यादा बड़ा गेनर है। उसके बाद ये हुआ कि दमास्कस में से अपने बंदे को बैठाओ, जैसे लिबिया में उन्होंने गद्दाफी को हटा दिया, वैसे दमास्कस में भी वेस्टर्न ब्लॉक, यूएई, सऊदी, कतर, ऐसे आदमी को बिठाओ जो हमारा प्यादा हो, जैसे जोलानी है, ठीक है, ताकि वहां के रिसोर्सेज उनके कंट्रोल में हो। तो उसके बाद एजेंडा आया कि वो तेल और गैस कंट्रोल करना है, और कतर ने असद को ऑफर किया कि हमारी पाइपलाइन आपके वहां आनी चाहिए। कतर, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया, टर्की टू यूरोप वाली पाइपलाइन, असद ने मना कर दिया। हमारी पाइपलाइन का हमारा प्लान है जो रशिया से ईरान, ईरान से इराक, इराक टू सीरिया हमारी पाइपलाइन है जो हम लोग करेंगे। उसके बाद कतर ने $10 बिलियन का फंडिंग किया तुर्की को। ये पूरे दुनिया भर में 80 देशों के जिहादी इस्लामिस्ट को उन्होंने जमा किया और सबको काम पे लगा दिया। लिबिया को खत्म करने के बाद लिबिया से जो हथियार और जो आईसिस, अलकायदा, जबत नुसरत सबको उन्होंने तुर्की में जमा किया, और वहां से पूरा आक्रमण उन्होंने शुरू किया। अभी आप सोचिए, तुर्की एक सीरिया एक छोटा देश है, 2.5 करोड़ की आबादी है। दिल्ली की आबादी वाले देश को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, तुर्की, जॉर्डन, कतार, ये सब उसके पीछे लगे, ओके। और मैं जो जा रहा था वहां के सुन्नी शिया क्रिश्चियंस को मिल रहा था,
वो एक अलग किस्म की एक नेशनल यूनिटी थी उनमें। प्रॉब्लम था मुस्लिम ब्रदरहुड लाइन वाला, क्योंकि उनका था एक इस्लामिक सीरिया बनाना, और उन्हीं के कारण सीरियन संविधान में आया कि कोई भी क्रिश्चियन कभी वहां का अध्यक्ष ना बन पाए। आप सोचे कि सीरिया एक सेक्युलर कंट्री है, उसके बावजूद उनको संविधान में डालना पड़ा मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण कि सीरिया में जो अध्यक्ष बनेगा, जो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, खाली मुसलमान खड़ा हो सकता है और कोई नहीं खड़ा हो सकता है। अगर यही बात होती तो मनमोहन सिंह हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। या जो मुसलमान बोलते हैं कि कभी ना कभी भारत का भी प्रधानमंत्री मुसलमान बने, तो आप सोचो कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो जमात इस्लामी वाला जो नाम समझने के लिए उनकी एक्चुअली लाइन का, तो मैंने तो बात पार्टी को बोला कि भाई ये संविधान में तो हटाओ, ये क्या है, आपकी 10% आबादी ईसाई है, जब मुसलमान उसको सपोर्ट करेगा तभी अध्यक्ष बनेगा, तो कहां से बनने वाला है भाई, तो क्या ये सब क्या है? अच्छा, अभी तक माफ कीजिएगा, अभी तक जो बात सामने आई उसमें एक चीज बहुत ही साफ नजर आ रही है कि जब तक बशार अल असद ईरान के खेमे में रहे, जब तक उन्होंने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, तब तक वो सेफ थे और उनकी सरकार चलती रही। और जिस तरह से कासिम सुलेमानी ने इस पूरे इलाके में रेजिस्टेंस को मजबूत किया, उसमें हिजबुल्लाह, हमास और ये पूरे इलाके को, खासतौर पर इराक के हजर शाबी, ये सब इकट्ठे हुए। एक दौर था, आपको अच्छी तरह याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले तक, यानी ये जंग शुरू होने से पहले तक, अक्सर वेस्टर्न मुल्कों को, खासतौर पर अमेरिका को, ये बड़ी बेचैनी थी जब इराक की सरकार ईरान की दोस्ती के में काफी नजदीक आई और ये रास्ता खुला सीरिया का, तो सबसे बड़ी इनको परेशानी ये थी कि साहब तेहरान से ट्रक चलेगा और बेरूत तक पहुंच जाएगा। बीच में इराक सीरिया बॉर्डर को बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, बंद करने की कोशिश की गई, ताकि ईरान का एक्सेस मेडिटरेनियन तक ना हो पाए। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अब इजराइल ये कहता है कि हम पूरे सीरिया में जहां तक कब्जा किया वो तो है ही, हम जहां तक चाहे तुर्की बॉर्डर तक जा सकते हैं, गाड़ी निकाले, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, इजरायली झंडे के साथ। ऐसी बात कल ही मुझे बेरूत में रहने वाले अली बाकर आब्दी साहब ने बताई। तो अब जो ये एकदम बदला हुआ सिनेरियो है, क्या आपको लगता है कि ग्रेटर इजराइल का जो उनका प्लान है वो, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे, या ये जो इस वक्त रिलेटिवली कमजोर नजर आता हुआ रेजिस्टेंस है, क्या वो फिर से कोई मजबूत कदम कोई उठा पाएगा ताकि ये पूरा जो 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 प्रोजेक्ट था उसे वापस फिर से संभाला जा सके? और इजराइल के खात्मे की बात जो ईरान कहता रहा है, फिलिस्तीन, अभी 2 दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं, यानी सिर्फ फिलिस्तीन रहेगा, तो उस हद तक रिवर्सल कैसे होगा? ये ठीक है कि इजराइल की कुछ मोमेंटरी जीत हुई है, वो सीरिया में कुछ इलाके में गए हैं, सीरिया को तोड़ने में भी कामयाब रहे हैं, ठीक है, मगर ये टेम्परेरी फेज है। रेजिस्टेंस वापस अपनी ताकत जुटा के इसको पूरा प्लान को रिवर्क करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है जो तकफीरी एलिमेंट्स है मुसलमानों के अंदर, उन्होंने रेजिस्टेंस को वीक किया है, ठीक है, चाहे वो ये वहाबी सल्फी एलिमेंट हो, चाहे वो मुस्लिम ब्रदरहुड की लाइन एर्दोगान वाली जो बात हो, क्योंकि एर्दोगान कोई इस्लामिक एजेंडा नहीं चला रहा है, एर्दोगान अपना एक ऑटोमन एम्पायर का एजेंडा चला रहा है, ठीक है। आज भी इजराइल को तेल में देने वाले अजरबैजान, बाकू से तुर्की तेल आता है और बाद में वो आता है, ठीक है। तो जो मुसलमान मानते हैं कि एर्दोगान बहुत बड़ा लीडर है इस्लाम और मुसलमानों का, ये अपनी गलतफहमी से निकल जाए, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। दूसरी जो बात है कि बशर अल असद ने कुछ गलतियां की है। 2020 में वो जीत गया था, ठीक है। एक तो कुछ निगोशिएशंस में इडलिब दे दिया था कि जितने आतंकवादी हारे सबको इडलिब में बिठा दो, वो कैसे असद ने एग्री किया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उसमें तो ये पूरा रशिया, ईरान और तुर्की में जो बात हुई है, मेरा मानना है कि ईरान ने तो विरोध किया था, ठीक है, मगर जो हार रहे थे उनको तुर्की के हवाले कर देना चाहता कि वे उनको संभालो, और पॉलिटिकल निगोशिएशन तुर्की के साथ करना चाहता फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ।
ये तो इदलिब में तो आपने एक पूरा स्टेट ही दे दिए जो इदलिबिस्तान बन गया और वहां से पूरा आक्रमण हुआ। दूसरा जो असद ने गलती की कि क्योंकि सैंक्शंस का बहुत बड़ा आक्रमण हुआ अमेरिकन सैंक्शंस का, तो ये समाज टूट रहा था। तो उसको आई थिंक कुछ आश्वासन सऊदी और यूएई से मिले कि भाई हम लोग संभालेंगे। उसको अरब लीग में ले भी लिया अंदर, और बाद में वो ईरान से दूर होने लगे और हिजबुल्लाह से दूर होने लगे। क्योंकि मुझे तो था कि जब गाजा का 7 अक्टूबर हुआ कि असद गोलान वाला रास्ता खोल देता, यमन और इराक और ईरान और सबके सेनाएं आ जाती और गोलान तो 2 दिन के अंदर आजाद हो जाता इजराइल से। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था वो टाइम पे, क्योंकि एक जगह पे से गाजा में इजराइल इन्वॉल्व था, वहां से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था, वहां से यमन था, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका सब थे, ठीक है। उनके तो मशीनरी भी मौजूद है, ये सब पूरे इजराइल को अकेला नहीं है, पूरी बहुत भयंकर ताकत है उसके पीछे। मगर असद ने और एक स्ट्रेटेजी गलती की, वो टाइम पे उसको गोलान को रास्ते को खोल देना चाहता कि हम लोग गोलान को भी ले लेंगे, ठीक है। तीसरी जो बात थी कि कुर्दों के साथ उसको ऑटोनॉमी पे तुरंत सॉल्यूशन लाना चाहिए था। मतलब एक समझ होनी चाहिए थी कि एक फेडरल सीरिया, जो भारत एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, और हम लोग ताकतवर कंट्री है, अमेरिका भी एक फेडरल कंट्री है, वहां तो एक स्टेट के बाद झंडा और सुप्रीम कोर्ट अपना होता है। श्रीलंका में भी हम लोगों ने देखा कि सिर्फ एक तमिल सिनाला झगड़े में आज से श्रीलंका कितना पीछे हो गया। तो असद को जरूरत थी कि जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है, कुर्द है, द्रूज है, अलवी है, क्रिश्चियन है, अलग अलग जो खास करके ज्योग्राफिकल इलाके हैं, वहां स्टेट्स बनाकर एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाना चाहे था, तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती। और खास करके कुर्दों द्रूज का जो मामला है, क्योंकि वो एकदम बॉर्डर पे लगे और इजराइल बार बार उनको क्लेम करता रहता कि मैं तो द्रूज को बचाने के लिए आई हूँ वगैरह वगैरह। तो ये जो सब सीरिया के जो लोग हैं उनको कैसे जोड़ते, ये बहुत जरूरी थी। उसमें भी आई थिंक असद और उसकी बात पार्टी की लीडरशिप और बाकी के जो पॉलिटिकल फोर्सेज है वो भी कम पड़े। मगर लेट्स गो ऑल्सो टू वन पॉइंट के असद की गलतियां तो है ही, मगर बहुत मेहनत से भी काम किया। मगर असद को देखना चाहता कि जिस दिन वो जाएगा उसके लोगों के साथ यही हाल होने वाला था। सीरिया को पूरा नोचने वाले थे लोग। ओके, जोलानी का बयान कि भाई गर्दन काटो मगर वीडियो कैमरा पे मत लाओ, वो सूट बूट पहन के भी यही हालत है। जो CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम ने जो कोशिश की कि इंक्लूड सीरिया, तुम ये सब शब्द बोलो ताकि तुम एक मॉडरेट चेहरा बन जाओगे। भाई आईसिस अलकायदा की आइडियोलॉजी है, कहां से मॉडरेट बनने वाले, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आप जरा प्लान देखिए, मैंने ऑलरेडी नॉट प्लान बताया, 1996 का क्लीन ब्रेक का प्लान बताया, प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी 1997 का प्लान के आने वाली पूरी सेंचुरी हमारी है। फिर 9/11 के बाद आपको याद होगा कि बुश के टेबल पे एक मेमो था, जनरल वेस्ली क्लार्क उसको मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि वो मेमो पे लिखा था कि 5 साल में 7 देशों को निपटाना है। ओके, वो कौन से थे? इराक, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, लेबनान, सूडान और आखिरी में ईरान। और अभी आखिर में ईरान पे उनका पूरा इशारा है, निशाना है। ओके, दूसरा कि जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड जनरल मैकर्नी ये CNN पे बोल चुके थे कि वी हेल्प क्रिएट आइसिस, क्योंकि ओबामा का एक प्लान था कॉल्ड द टिम्बर साइकोमो प्लान 2014 का, सीरिया को लेकर पूरा प्लान बनाया था जिसमें आइसिस, अलकायदा सबको उनको फंड करके खड़ा करना था। फिडेल कास्ट्रो ये बोल चुके हैं कि आज का जो नेटो है वो नाजी है और ये पूरा अमेरिका, इजराइल ने आइसिस को बनाया है। फिडेल कास्ट्रो तो बोल चुके हैं, ठीक है। तो जिनको अभी तक नहीं समझ थी और नहीं समझ में आ रही थी पूरा सीरिया का क्या प्लान है, वो थोड़ा भी तो समझ ले, क्योंकि यही फोर्सेस जिसको वेस्ट बैक, इजराइल बैक, तुर्की बैक राज एकदम नरसंहार में उतरी पड़ी है। और ये होना था असद जाने के बाद, और कुछ नहीं होने वाला था। आपको और एक बात बता दूं कि जब 2011 में ये सब प्रॉब्लम चालू है, लीबिया तो खत्म हो गया था, तो अरब लीग ने एक समिति भेजी, ओके, और उसमें वो कमिटी के चेयरमैन कोई सूडान के थे, कोई जनरल थे। तो उन्होंने सभी साइड से मिले और उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि असद की सरकार और जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उनमें डायलॉग हो, क्योंकि अगर ये सिविल वॉर हुआ तो सीरिया बर्बाद हो जाएगा। तो अरब लीग ने ये कच्चे के कूड़े में फेंक दिया। उनको लगा था कि जैसे 6 महीने में गद्दाफी को हटा देंगे, वैसे वो असद को हटा देंगे। वो 2011 से 14 साल लगे और आज सीरिया को उन्होंने बंटवारे तक पहुंचा दिया है, कत्लेआम तक पहुंचा दिया है, ठीक है। यानी एक चीज जो सामने आई, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूं, जो काम अमेरिका या इजराइल की फौज नहीं कर सकी,
वो काम मुसलमानों के नाम से पैदा किए गए आतंकवादी ग्रुपों के जरिए काम कराए गए, चाहे उसमें लीबिया हो, चाहे उसमें लीबिया हो या सीरिया हो या इराक में भी आईएसआईएस ने जो कुछ किया, जो नंगा नाच हुआ, जो हमने देखा, जैसी वीडियो सामने आई, तो हर जगह इन्होंने अपनी तैयार की हुई आतंकवादियों की सेनाएं एक तरह से भेजी। और अब ऐसी खबरें बीच बीच में आती रही हैं कि इदलिब से अजरबैजान भेजे गए, हर दिन $100, $200, $300 उनके बाकायदा सैलरी होती है। फिर अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर से भेजे गए अफगानिस्तान, वो भी सामने आया। तो एक तरह से वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की तरह से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करने लगी और उन्हें बेहतरीन फैसिलिटीज, बड़ी गाड़ियां, बड़े हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, नाइकी के जूते और हर ऐश आराम की चीजें उनको मिलने लगी। यानी वो एक तरह से आर्मी नंबर 2 ये बन गई अमेरिका, इजराइल और इन सब की, और ये कहने के लिए सब मुसलमान। तो एक जो बात अक्सर सईद नकवी साहब भी कहते हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो पिछले कई महीने से एक बात कह रहे हैं कि अब ये जो कुछ होगा ये सुन्नी शिया टकराव पैदा कर करके ये अपना रास्ता बनाएंगे। तो ये सुन्नी शिया टकराव का रास्ता इन्होंने जिस तरह से सीरिया में पैदा किया वो सामने आ गया तकरीबन। यानी जो उनकी फौज नहीं कर सकती थी वो मुसलमानों में टकराव के हालात बना करके वो अब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सीरिया को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी है। अब मैं इसके बाद जो आना चाहता हूं, आपने ब्राजील, आपने उनका जिक्र किया, लीडर का, ब्राजील के लीडर का जिक्र किया ना, जो फिडेल कास्ट्रो। अब मैं चलना चाहता हूं उसी नजरिए के रूस की तरफ। रूस का क्या खेल है इस सब में? देखिए, रूस के जो फौजी अड्डे हैं वो महफूज हैं। अभी ये भी खबर आई थी कि एक रूस के फौजी अड्डे ने कुछ लोगों को पनाह दे दी, सीरिया के लोगों को, कि उनकी जान बच गई, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। ये रूस जो एक वक्त में हिजबुल्लाह के, ईरान के साथ मिलकर के आईएसआईएस के खिलाफ बम्बार्डमेंट कर रहा था, अब वो कहां है, उसकी क्या पोजीशन है? देखिए, बात ऐसी है कि रूस का कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। मैंने तब भी बोला था आपको कि एक जगह पे आईसिस की बम्बार्डमेंट कर रहा है, मगर इजराइल से जो रोज आक्रमण दमिश्क के ऊपर हो रहे हैं वो रूस ने कभी रोका नहीं। वो बोला वो तुम्हारा मामला है, मेरा काम है आईसिस को रोकना, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ की जंग में तुम्हारे साथ हो। तो ये रशिया का क्रिटिक तो हमको करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात है कि आज रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज ये मुद्दा अलवी मैसेकर्स का वो लेके गए, और अभी जो अलवी शिया क्रिश्चियन जो भाग रहे हैं उस इलाके में, दो तरफ भाग रहे हैं। एक रशिया का जो वहाँ के जो हाइमाइम बेस है, और दूसरा की ड्रूज इलाके में भी अभी ये लोग जा रहे हैं जो एक कत्लेआम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और ड्रूज उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, सो द पॉइंट इज के रशिया का पोजीशन, दे शुड हैव प्रोवाइडेड S-400 मिसाइल्स, क्योंकि इस इलाके में हम लोग जो बेरूट में भी थे तो इजराइल के हवाई जहाज ऊपर से जा रहे, ना लेबनान के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, एक पूरा देश खड़ा है, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स क्यों नहीं आ रहे भाई, क्या मामला है? ओके, और सीरिया के पास भी S-200 दिया, वो उसी किस्म का था। S-400 रशिया ने नहीं दिया और ईरान को भी देना चाहिए था, और मे बी इट वाजंट अलाउड। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन, वो एक मुद्दा है। ठीक है, मगर फिर भी असद की आर्मी ने, उनके पास जो एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट था, उन्होंने इजराइल के हवाई जहाज को टारगेट भी किया है, उनके मिसाइल्स को गिराए है। और आप देखेंगे कि जोलानी आने के बाद जो इजराइल ने जो काम किया कि जितने सीरिया के जो मिलिट्री एसेट्स है, उनकी शिप्स, उनके एयरफोर्स, उनका मिलिट्री अड्डे, एम्युनिशन डंप्स पे लिए, तो सीरिया ने वो पूरा उड़ा दिया। या सीरिया के पास कोई आर्मी नहीं है, कोई पुलिस ही नहीं है, और ये चेचेन और युर्गुय और ताजिक और पता नहीं किस किस्म के तुर्कोमेन, ये जो आतंकवादी है, वो आज घुस कर घरों में आम सीरियन को मार रहे हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन है। उसका साथ आपको ये भी बता दूं कि इतना खुलम खुला है मामला, नेतन्याहू के वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है, इजरायली आर्मी के फोटोग्राफ्स है आईसिस के साथ, कि जब वो आते थे इजराइल सीरिया में, तो उनको गोलान हाइट्स में आते थे, और इजराइल की अस्पताल है, और नेतन्याहू की वीडियो थे उनके साथ। और रिपोर्ट्स है इजरायली मीडिया में कि हम तो ये सभी जिहादी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको सीरिया को खत्म करना है। तो जो मुसलमान ये सब मुद्दे नहीं समझ पा रहे, अपनी आंखों को खोलो और ये फिरकेबाजी से बाहर हो जाओ।
आज सीरिया का नुकसान पहुंचाकर फिलिस्तीन को कितना नुकसान पहुंचाया आप लोग अंदाजा नहीं है। ठीक है, नंबर 1 एजेंडा अरब और मुस्लिम वर्ल्ड का होना चाहिए था फिलिस्तीन की आजादी, और आपने इसको पूरा बना दिया सुन्नी शिया कत्लेआम। शर्म करो जा। ठीक है, इब्ने तैमिया और ये जो पूरी सेक्टेरियन लाइन है, तकफीरी लाइन है, वहाबी सल्फी लाइन है, उससे जरा बाहर निकल के सोचो। आज फिलिस्तीन के लोग क्या संदेशा दे रहे हैं, वो उनका इस्लाम देखिए। ठीक है, कि वो कैदियों को छोड़ रहे, वो कैदी उनके सिर पे चूम रहा है। ठीक है, कि आपने कैसे उनकी खातिरदारी की है। और ये दूसरे इस्लाम पे लड़ने बोलने वाले, अल्लाह अकबर और ये सब नारे देने वाले कत्लेआम कर रहे, गर्दनें काट रहे, बच्चों को मारे, औरतों को मारे, घर घर में जाके सिविलियंस को मारे। ये 2 टाइप के इस्लाम दुनिया को वापस दिख रहे हैं। एक गाजा का इस्लाम और दूसरा ये पूरा जो सीरिया में हो रहा है। और ये दोनों मतलब अपने आप को सुन्नी कहते हैं, और आमतौर पर लोग जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है उसको सुन्नी इस्लाम समझते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। ये असल में ये बहुत ही गौर करने समझने की जरूरत है, गहराई। क्योंकि जो ब्रांड ऑफ इस्लाम इजरायली प्लान की मदद कर रहा है, वो इस्लामी कॉज के लिए है ही नहीं। ये बात क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए, उसका नाम कुछ भी रखें। सही बात, सही बात। दूसरा को बता दो कि जॉन मैकेन जो सीनियर सेनेटर थे, उसके फोटोग्राफ्स है अल बगदादी के साथ, और खुद इडलिब वो गए थे। ठीक है, दूसरा आप देखोगे कि फरवरी 2011 में नेटो ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी कि अभी अरब स्प्रिंग को सीरिया में लॉन्च किया जाए। तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने सीरिया को टारगेट किया है, असद की सरकार को खत्म किया है, और ये सुन्नी शिया डिवीजन बहुत सोच समझकर उन्होंने डाला है। अंग्रेज भी आए थे तो भारत को बांट दिया था, जाते जाते उन्होंने पार्टीशन कर दिया, और ये लोग भी सीरिया का बंटवारा लगभग हो ही चुका है। समझ लीजिए कितना खतरा है इस इलाके के लिए। जो सीरिया का बंटवारा का प्लान है वो आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, मगर मुझे आज भी उम्मीद है कि जो सीरिया का सेक्युलर सुन्नी जो आज भी मेजोरिटी में है, जो सड़कों पे आ रहा है, वो सब वो कट्टर एलिमेंट है जिनको HTS, अल-कायदा, आईसिस का बैकिंग, आज वही सड़क पे आ सकते हैं। दमास्कस में परसों एक प्रोटेस्ट था कि अलवी को मारना बंद करो, तो ये HTS वाले बंदूक लेकर आए, सब घर जाओ। ये आज की डेमोक्रेसी, जोलानी की डेमोक्रेसी यही है। और उसमें जोलानी के सपोर्ट में जो लोग आए हुए हैं वो सीरियन नहीं है, बहुत से दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। तो सही बात है। और बहुत ही देखिए, आपने उस इलाके के दौरे किए हैं, सीरिया और इराक, यहाँ के सुन्नी बिल्कुल डिफरेंट हैं सऊदी अरब के लोगों के मुकाबले में, GCC मुल्कों के मुकाबले में ये बिल्कुल अलग है। इराक में तो बल्कि तकरीबन 40% सुन्नी और शिया के बीच में शादियां होती रही हैं। तो वो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो एक ब्रैकेट में रखना जरा मैं समझता हूँ नाइंसाफी होगी। जी, राइट। और इसमें बहुत बड़ा तुर्की एलिमेंट है अभी के सीरियन सोसाइटी में, जो पूरा पेनिट्रेशन हुआ है। ताजिक, उज़्बेक, उइगुर, चेचन, ये सब जो मास मर्डर में लगे, ये सब दिख रहे हैं आपको, वीडियो पे उनके दिख रहे हैं। और ये भी रियलिटी है कि इलाके में जो एलिवेट के लिए जो कॉमन रिस्पेक्ट है, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, यहाँ ज़्यादातर है जहाँ सुन्नी और शिया सब जाते हैं, ईसाई भी आते हैं। मतलब जब मुहर्रम के दौरान तो मैं देखता हूँ कि वहाँ क्रिश्चियन जो है इराक के, वो कितने बड़े पैमाने पे उसको सुन्नी और सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ का कल्चर और गल्फ अरब और वो जो सऊदी वाला कल्चर, वो दोनों अलग है। वो आपकी बात एकदम सही है। इजिप्ट का भी जो सुन्नी, वो भी बहुत अलग है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ दिस वहाबी सल्फी ब्रांड ऑफ इस्लाम, विच इज नाउ द वीक पॉइंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो भी वीकनेस है, मुसलमानों का जो वीकनेस है, ये पूरा जो एकदम हावी हो चुका है, ये पेट्रो डॉलर ब्रांड ऑफ इस्लाम है, और टोटली बैक्ड बाय इजराइल एंड अमेरिका। अच्छा, मैं हल्का सा तारीखी पर्सपेक्टिव, आखिरी सवाल खत्म करने से पहले, ताकि एक नतीजे तक पहुंचा जा सके। देखिए, जब सल्तनत उस्मानिया गिरी, उसके साथ साथ इजराइल का क्रिएशन हुआ, उसके साथ साथ इन अरब हुकूमतों का क्रिएशन हुआ, जो छोटे छोटे जो अरब मुल्क, सऊदी अरब प्लस जो दूसरे मुल्क हैं, जॉर्डन वगैरह। तो ये उसी दौर से
उसी इजरायली जायनिस्ट नजरिए को इंटरमिक्स करके इस्लाम में मिसाल के तौर पर कब्रों पर जाना जो है वो शिर्क है और बहुत सी चीजें उन्होंने की। तो वो उसी इजरायली जायनिस्ट प्लान को उन्होंने इस्लाम का लबादा उड़ा करके इस तरह से पेश किया ताकि इजराइल के इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या क्या ऐसा ही है? नो नो इट्स ट्रू, क्योंकि उन्होंने बहुत होमवर्क करके ये पूरा एक ये जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम इसको प्रमोट किया है, जो ग्लोबली फैल रहा है, क्योंकि इनके पास वो पेट्रो डॉलर की ताकत भी है। मगर वो इतना भी मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों में, और अभी तो सऊदी में एमबीएस उसके खिलाफ जा रहा है। ये जो रेडिकल इस्लाम वाला वर्जन है, ये बहुत ही खतरनाक है मेरे लिए। तो जाकिर नाइक ब्रांड ऑफ इस्लाम भी एकदम पीछे जा रहा है। पॉइंट इस के मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये टेम्परेरी फेज है। मुसलमानों में बहुत सारी रीथिंकिंग हो जाएगी, और मेरा मानना है कि अलग अलग तरीके हैं अपने अपने अल्लाह को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए। वो अपना अपना अलग तरीके से जाइए, अलग अलग तरीके धर्म को समझने के, अलग अलग तरीके परमात्मा आत्मा और ईश्वर को समझने के लिए वो अपने अपना मान सम्मान करके सब आगे बढ़े। ये जरा मुसलमानों को ये सब बातें समझनी पड़ेगी। ओके, तो द पॉइंट इज के इब्राहिमिक धर्मों की कुछ लिमिटेशन है, उस पर कभी और बात करेंगे। मगर अभी पॉइंट है कि अगेन आई एम सेइंग, असद के बारे में आपके जो भी पोजीशन है, ठीक है, मेरा भी क्रिटिक था, मगर इतना भी मैं जानता था कि असद जाने के बाद जो होने वाला है यही होने वाला है। ओके, तो पॉइंट इस के जो एक डैम था जो उसको रोके रखा था, ठीक है, वो डैम टूट चुका है, और अभी एकदम खतरनाक किस्म के प्राणी बाहर आए हैं, ठीक है, और वो मतलब जानवर भी नहीं बोलता, क्योंकि जानवर इनसे अच्छे होते हैं, ठीक है। ये इनका तो जैसी जैसी तकलीफ दे वीडियो आ रही हैं, हम उसे नहीं दिखा सकते स्क्रीन पर। जिस तरह से अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके बेगुनाह लोगों के गले काटे जा रहे हैं और गोलियां चलाई जा रही हैं, उसे देख करके वाकई कोई भी एक आम इंसान के हम लोग आवाजें उठाए जब हम पे हिंसा होती है भारत के मुस्लिम माइनॉरिटी पे, हम लोग आवाज उठाते हैं और हमारे सब लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। जब बांग्लादेश की भी माइनॉरिटी पे हुआ था आक्रमण, तब भी हम जैसे लोग ने तो आवाज उठाई थी, चाहे वो हिंदू क्रिश्चियन जो भी हमले हो रहे थे उन पे। वही बोला जा रहा था कि खालिदा जिया के सपोर्टर है, वही रेमिनेंट वगैरह है, मगर आपने बहुत सारे हिंदू और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्टों को पहले भी ये इस्लामिक राइट विंग ने अटैक किया है। मेरा बोलना है कि भारत का मुसलमान जरा समझे कुछ चीजें, वो सेक्टेरियन बाय से आगे बढ़े, ठीक है, और जो सीरिया में हो रहा है वो जरा देखे, ठीक है, और आवाज उठाए, जो वहां के मजलूम है, वहां की जो माइनॉरिटी है, उसके लिए जरा कुछ बात करे। वरना आपको कोई अधिकार नहीं है। जब आप मेजोरिटी में होते हैं तो आप जुल्म करते हो, जब माइनॉरिटी में होते हैं तो जब जुल्म होते हैं तो आप ये सब करते हो। तो कुछ तो प्रिंसिपल पोजीशन लीजिए ये सब चीजों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और इस्लाम का बुनियादी उसूल है कि अगर एक भी बेगुनाह के साथ कोई जुल्म होता है तो पूरी इंसानियत के साथ जुल्म होता है। अगर एक बेगुनाह का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत कत्ल होती है। एक इंसान को अगर आप बचाते हैं तो अगर दिक्कत यही है कि इब्ने तैमिया के इस्लाम के हिसाब से अलवी बेगुनाह नहीं है, जाकिर नाइक के हिसाब से हम कोई बेगुनाह नहीं है, हम सब गुनहगार हैं। जी 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 जी, मारो, ये है प्रॉब्लम। अभी इस्लामिक थियोलॉजी का फिलोसॉफिकल रिफॉर्मेशन की इसलिए जरूरत है कि ये इस किस्म की जो आइडियोलॉजीज डोमिनेट कर रही है, ये इसको खिलाफ बोलना पड़ेगा हम लोग को यकीनी तौर पर। जब वो और जाकिर नायक का बहुत सी चीजों पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन के कातिल यजीद को वो रजी अल्लाह कह सकता है, तो उस किस्म के इस्लाम से या इस्लाम के लबादे से बचने की जरूरत है। वो असल में जायनिस्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करता है, जो हमें सीरिया में नजर आ रहा है। जिस तरह से तकफीरी तरीके से यानी उसको अपना करके और हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल किया जा रहा है, ये उसी नजरिए का नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक बार बोल दूं कि मैं मुस्लिम कट्टरवाद, ईसाई कट्टरवाद, हिंदू कट्टरवाद बोलता हूँ, मैं ईसाई कट्टरवाद बोलता हूँ। ज़ायनिज़्म बायनिज़्म अपनी जगह पे। ये पूरा मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं जब मुस्लिम कट्टरवाद के बोलता हूँ तो मैं मुस्लिम कट्टरवाद बोलता हूँ, ईसाई कट्टरवाद, हिंदू कट्टरवाद, हम लोग सब बोलते हैं। मगर यहूदी के बारे में आते तो भाई ज़ायनिज़्म बोलो।
अरे भाई यहूदी कट्टरवाद है, नेतन्याहू बोलता है मैं यहूदी हूँ, एंथनी ब्लिंकन बोलता है मैं यहूदी हूँ, वो स्मोट्रिच और बेनगवीर वो टोपी पहनकर घूमते हैं हम लोग यहूदी है, रबाई बोलते हैं हम यहूदी है। तो यहूदी कट्टरवाद खुलकर बोलिए, क्योंकि जूइश सुप्रीमेसिज्म का जो मसला है वो बिब्लिकल है, चोजन पीपल ऑफ यावे। और बनाने के लिए झूठ बोलते हैं कि तुम्हारा और हमारा खुदा एक ही है, मगर ये खुदा ने हमको चुना है, तो हम ही सर्वश्रेष्ठ है, हम सुप्रीम है। ये जो ग्रेटर इजराइल का के जो बॉर्डर है वो तो बाइबल में डिफाइन किए है, नाइल टू द यूफ्रेटिस डिफाइन इन द बाइबल। कोई जायनिज्म का बनाया हुआ ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट नहीं है। ओके, तो जो बाइबल की लिमिटेशंस है जिसके कारण ये आतंकवाद, यहूदी आतंकवाद फैल रहा है, क्योंकि गांधी जी ने भी यहूदी आतंकवाद की बात की थी। जो लोग बोलते हैं कि धर्म और आतंकवाद का रिश्ता नहीं, वो झूठ बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं कि धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता, ये झूठ बोलते हैं। धर्म में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, धर्म में जो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं वो भी खुलकर बात करो, नहीं तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल, अभी सीरिया को बांटा है, उसके बाद तो अलग सा का नंबर है। अगर अभी वो बात चाली हो गई है। हाँ। अगर आप अपना जीने का हक मानते हैं तो दूसरों को भी जीने का हक मानना पड़ेगा, वही इंसानियत है। दो अच्छी खबर है कि कल भी हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आए अपने जो बॉर्डर के इलाके में, अभी जो इजराइल आके बैठा है, कि अगर लेबनान की सरकार टाइम पे नहीं करेगी तो हम अपना कार्रवाई चालू करेंगे। तो लेबनान अपनी तैयारी कर रही है। कल अब्दुल मलिक अल हुती ने यमन से सीरिया के बारे में बोला है, तो वो भी अच्छी बात है। ओके, और ये अच्छी बात है कि अरब मुल्कों से, क्यों ईरान बोलता है तो फिर वो शिया सुन्नी वाला बन जाता है। अरब मुल्कों के लीडर बोल रहे हैं अभी, जो शिया लीडर है, कि भाई वहां शिया को मारना बंद करो। ठीक है, अगर वहां के अभी इजिप्ट बीजिप्ट बोल रहे हैं कि ये इंटरनल मैटर है, क्या का इंटरनल मैटर है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट भाई, ये कत्लेआम हो रहा है, सिविलियंस का कत्लेआम हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक मायूसी का कोई मामला नहीं है। ये जो गंदगी है वो सब खुलकर सामने आ रही है। इजराइल और कट्टर जो आईसिस अलकायदा का रिश्ता सामने आ रहा है, अमेरिका का सामने आ रहा है, जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन सबका आ रहा है, कि कैसे रेडिकल इस्लाम और कट्टरवादी इस्लाम के साथ उन्होंने क्या ताल्लुकात बना दिया है। सीरिया ने सबके नकाब हटा दिए, कुछ बचा नहीं बोलने के लिए। यानी ये जो और सादा जबान में इब्न तैमिया वहाबी नजरिया जो यहूदियों को, ज़ायनिस्ट को मदद करता रहा है, वो खुल करके सामने आ रहा है, पूरा ये नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूं कि ये बहुत ही अहम सवालात उठाए हैं फिरोज साहब ने, उस पर गौर करने की जरूरत है। और वो जो फिरकावारियत का चश्मा हम लगा करके चीजों को देखते हैं, उससे जरा हट करके इंसानियत की बुनियाद पर और सही इस्लाम को समझें, ताकि कंफ्यूज ना हो कि ये खासतौर पर सुन्नी हजरात में जो ये एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं है। इसको जरा अच्छे से समझें और अमल जो जैसा है उसके बुनियाद पर समझें कि उसका अकीदा क्या है, अमल से नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।